Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to create world-class made-in-India products for the world. Benchmark domestic stocks fall amid negative global cues. Sensex closes at 51,704, Nifty settles at 15,209, and Brent prices rise to trade beyond $64 per barrel level as US oil production plunges by one-third. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजार लुढ़के। सेंसेक्स 51,704 पर हुआ बंद, निफ्टी 15,209 पर आया और अमेरिकी तेल उत्पादन में 1/3 की कमी से ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $64 प्रति बैरल के पार। शुरुआत नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम NTLF को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप और इनोवेटर्स से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है। लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टेक्नोलॉजी असरदार रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में नवीन विचारों की कमी नहीं है, वैसे पथ प्रदर्शकों की जरूरत है जो इन विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में मदद कर सकें। भट्टाचार्य जी, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है स्टार्टअप और इनोवेटर से कि विश्व स्तर के उत्पाद बनाए जाएं। स्टार्टअप्स की अगर बात करें हम हिंदुस्तान में, भारत में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 16 में स्टार्टअप इनिशिएटिव शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और अगर हम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स की बात करें तो जो 2016 में स्टार्टअप्स की संख्या 504 थी और 2020 में भी बढ़ करके 42,733 तक आ गई है। और अब छोटे छोटे टियर 2 सिटीज से भी स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं युवाओं के सामने कि स्टार्टअप्स को लेकर के, कि स्टार्टअप शुरू करने को लेकर के? देखिए, जो स्टार्टअप का जो आइडिया जो आप समझ सकते हैं, ये एक आंदोलन चला है, वो मैं समझता हूँ भारतीय अर्थनीति के लिए एक बहुत खुशखबरी है। क्योंकि देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये जो चारों चीजों की हम बात जिक्र करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और स्टार्टअप इंडिया का जो कैंपेन है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काफी निर्भरशील है। तो इससे जो सबक हमें जो मिला कि जो कोविड-19 में हमने देखा कि ये स्टार्टअप में काफी लोगों ने दिलचस्पी ली, नए युवाओं ने काफी इसके ऊपर आकर्षित होकर नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, टेक्नोलॉजी को ऊपर निर्भर करते हुए उन्होंने इसका एक रोल आउट भी किया। और उससे जो आंकड़े को आपने जो दिया उसी का एक निदर्शन है। जो चैलेंजेस जो आएंगी वो आमने सामने, वो है 3 जगह में चैलेंज आएगी। एक तो है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम को हमें और भी सुदृढ़ करना है, उसको और भी दूर प्रसारी और टियर 2, टियर 3 टाउन में ले जाना है। इस वक्त जो एजुकेशन जो अवेलेबिलिटी जो है, जो एक्सेस जो है,
वो सारे भारत में विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में, जिलों में अभी उतनी तरह से उपलब्ध नहीं है जितनी तरह से होनी चाहिए। और ये मैं समझता हूँ स्टार्टअप इंडिया को और भी सपना को साकार करने के लिए बहुत जरूरी ये काम होगा। दूसरा काम ये होगा कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता की जो हम बात करते हैं कि हमारे देश में बहुत इंजीनियर्स तो हम जरूर तैयार करते हैं हर साल, पर वो इंजीनियर्स की जो स्किल लेवल है वो अभी भी वो गुणवत्ता के मान में विश्व स्तर में तक अभी नहीं पहुंचा है। उसमें काफी हमें जोर देना है। और तीसरा जो बात जो बहुत जरूरी है वो है कि R&D और इंडस्ट्री का जो एक तालमेल जो है वो हम इस वक्त सिर्फ R&D इंडस्ट्री और सरकारी संस्थाओं के साथ ही देखा है। हम प्राइवेट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और R&D इंस्टीट्यूशंस का जो एक ट्राइका जो बनने का जरूरी है वो बहुत जरूरी है। तो ये तीनों चीज मैं समझता हूँ हमारे स्टार्टअप जो इकोसिस्टम जो है उसको और भी प्रसार करने में काफी सहायक रहेगा। Mr. Bhattacharya, you mentioned R&D, of course, which is a very important part of any innovation, any country which is wanting to go up in innovation. But that is one sector which India is still lacking. It still needs to be strengthened. What are the challenges? Well, it's a very important challenge, and this is something that is not always recognized, that in terms of R&D investment by R&D bodies, R&D institutions in this country is not a small amount. But the problem in India is that R&D investment is taking place without any correlation with the industry's requirements. So there are many R&D initiatives which take place in this country but do not get actualized or realized through industry's participation. Now, to help achieve that realization of R&D initiatives and converting the R&D initiative into an investable product strategy, you need the university system to be a fully integral part of the overall ecosystem. Now, the moment the R&D institution, the corporate sector and the university system will come together and form a kind of a troika, my sense is that the benefits of R&D will percolate down to all segments of society in a manner that you have seen the US, which is the mecca of innovation, at least it used to be till recently, where you see the kind of integration that you see in the university system there and the R&D institutions and industry, where the three of them are aligned with each other and they help realize the goal of innovation and the kind of startup initiatives that we want to achieve in this country. Moving on to a story from the Union Cabinet meeting, press briefing today. The Union Cabinet today approved production-linked incentive scheme for telecom sector. Briefing reporters after the Cabinet meeting, Electronic and IT Minister Ravi Shankar Prasad said the production-linked incentive worth 12,195 crore rupees has been cleared for telecom sector. He said this will create 40,000 direct and indirect employment. Production-linked incentive scheme intends to promote manufacture of telecom and networking products in India and proposes a financial incentive to boost domestic manufacturing and attract investments in the target segments of telecom and networking products in order to encourage Make in India scheme. The scheme will also encourage exports of telecom and networking products made in India. Mr. Bhattacharya, a very, very important decision by the Cabinet today, approving over 12 crore rupees for PLI scheme for the telecom sector. How do you see this in terms of boosting manufacturing and exports? Well, this is an extension of the scheme to cover more sectors. You will remember that some time back the same production-linked incentive scheme was announced to cover the mobile phone manufacturing facilities. And then there were the plans, the budget announced that this 10 sectors will be covered. Yes. Telecom is the first sector which has now been announced, and these announcements are coming in phases because remember that this is a scheme that is drawn up, and then individual cases come up, and if they qualify under those
scheme's criteria, they get the production-linked incentive scheme benefits. Now, what is that benefit? The benefit is that ranging between 4 and 7% of the sales, the additional sales that the new company, new investment generates, the producing company gets a financial incentive. So, idea is to essentially lower the cost of production for the new incumbents, new players, so that they produce more, sell more, and even export more. So now the telecom sector has now been covered in these networking equipment, and one has to see in what way the industry comes forward and makes those bids. And remember, anybody who makes a bid, not everybody is getting cleared. If your bid is strong, if your bid has merit, then the government sits and examines that application and gives the clearance. So they will get the clearance to go ahead and produce those equipment. The government has provided for around 1.45 lakh crore under the scheme, and as you said, that 12,000 crore is provided for the telecom sector, and some more other sectors will be added as the year goes by. जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार की। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.77% गिरकर 400 अंक नीचे 51,704 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.68% के नुकसान से 105 अंक गिरकर 15,209 पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ व्यापक बाजार में बढ़त का रुख रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.4% की मामूली बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.53% लाभ में रहा। The Sensex and the Nifty today fell amid negative global cues. The BSE Sensex closed 400 points or 0.77% down at 51,704, and the NSE Nifty fell 105 points or 0.68% to trade at 15,209. On the other hand, the broader market at the BSE gained. The BSE Mid Cap Index added marginally by 0.04%, while the BSE Small Cap Index appreciated 0.53%. In the Sensex pack, shares of 8 companies climbed while 22 logged losses. SBI was the top gainer as it surged 2.4%, followed by Power Grid, which climbed 2%. NTPC gained 1.3%. Reliance and Bajaj Auto both rose 1.1%. On the other hand, healthcare, finance and IT fell 0.9% each, and BankX and Realty both declined 0.7%. In sectoral indices, 8 rose while 11 fell. Power sector stocks gained 1.3%. Telecom climbed 1%, while energy and industrials surged 0.8%. On the other hand, utilities, telecom and fast-moving consumer goods ended marginally. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,513 companies climbed while 1,448 declined. Shares of 146 companies remained unchanged. 257 companies rose to their 52-week high, while 37 companies fell to their 52-week low. और शेयर बाजार के प्रदर्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। गुड इवनिंग। आज दूसरा दिन है जब बाजार नुकसान में रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि आज के बाजार में भी मेरे ख्याल से ये जो मार्केट में करेक्शन आया है ये क्लियरली मुनाफा वसूली है, क्योंकि मार्केट काफी हद तक बजट के बाद काफी तेजी से बढ़े थे। अभी रिजल्ट्स का जो सीजन है, कॉर्पोरेट नंबर्स का सीजन खत्म हो चुका है। अभी मार्केट नए ट्रिगर्स के लिए वेट कर रही है, और पहला ट्रिगर तो यूएस के फिस्कल स्टिमुलस को लेके है। बाइडेन साहब ने जो 1.9 ट्रिलियन का जो पैकेज बोला था वो अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ है, तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज खबर आई थी कि यूएस में इंटरेस्ट जो रेट्स है, यील्ड्स वहां पे बढ़े थे, तो थोड़ा बहुत लोगों को एक कंसर्न लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस मार्केट्स में बढ़ते हैं तो वो शायद एफआईआई के फ्लोज को थोड़ी बहुत रुकावट पोज कर सकता है। तो ये दो कारणों के कारण थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। लेकिन फिर भी हम अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज देखें तो आज टेलीकॉम सेक्टर में काफी हलचल थी। गवर्नमेंट ने जो पीएलआई का जो स्कीम अनाउंस किया है टेलीकॉम हार्डवेयर इक्विपमेंट के लिए, हमको लग रहा है ये काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा और आपको अच्छी तेजी मीडियम टर्म में इन सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा, मेरे ख्याल से इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा। Mr. Gorakshakar, of course, like you mentioned, the telecom announcement related to the telecom sector that is going to yield results in the coming days. Also, even though the Sensex did fell around more than 400 points, but overall, how do you see it?
We seem to have lost connection with Mr. Gorakshakar, so let's move on to the next story. Coming from the Asian markets. जी, और एशियन मार्केट से पहले हम रुपए के प्रदर्शन पर अगर नजर डाल लें तो घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट और डॉलर में मजबूती के बीच अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज रुपया 5 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 72 रुपए 75 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.39% की मजबूती से 90.86 पर रहा। And Mr. Gorakshakar is back online with us. Mr. Gorakshakar, we were talking about the stock markets. Steep fall of 400 points today, but how do you see the fundamentals of the market? Are they still robust in the medium term? Yeah, I think fundamentals continue to be quite strong. I think one clear signal and trend which we have seen in the Q3 numbers is that, across sectors and companies, there has been a significant amount of cost cutting. And that has helped companies to report better profitability margins. And this cost cutting is not a one-off. I think it has come, across the first, second, and now the third quarter. And we believe this is going to be a very important trend for corporates. Secondly, demand across most of the sectors has been extremely good. In fact, most of the management commentaries have been very strong. So my sense is that, the market expectation of better growth in FY22 could definitely be validated. I think the fourth quarter is also going to be strong. So clearly, I think in terms of numbers, in terms of, stock prices, markets are obviously discounting the future, which looks pretty strong. But in the near term, I think you'll probably have to wait for some near-term triggers because liquidity continues to be strong from the FIs. I think in the near term, markets will be looking at now going forward, what is the impact of higher crude prices, higher interest rates if they start moving up in the US. And as I said, crude prices have got a negative correlation on the markets as a whole. So we'll have to watch these developments as we go forward. And till then, I think it's going to be corporate performances which are going to be watched by the market participants. Very briefly, select state-run banks, including Indian overseas banks and some other banks, their shares rallied as much as 20% for second straight day. Do you see this as a direct result of the government's announcement of disinvestment in the public sector banks? Yeah, and this trend continuing? Yeah, I think this will continue, but I think you must realize that all these banks have got very high asset quality levels, and I think the reason the stocks have gone up in the last 2 days is because markets are expecting the government to very soon announce those 2 PSU banks which are going to be privatized in FY22. So I think, in the very near term, some trading upside could possibly be left, but I think investors should be careful here because in case, the names are not finalized or these names don't come out as anticipated, then there could be an equal fall in these, bank shares because here the asset quality is extremely high. IOB has got an asset quality of almost 25%, which is a very high level. So I think trading bounce could continue, but longer term, I think one should always look at, banks, probably these banks at lower levels where the risk reward could be better. अविनाश जी, कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और अब रुक करते हैं वैश्विक बाजारों में, और वैश्विक बाजारों में सबसे पहले एशियाई बाजार। बिकवाली के कारण वैश्विक शेयर बाजारों में आज गिरावट रही। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने से शेयरों, कमोडिटी बाजारों और मुद्राओं पर दबाव देखा जा रहा है। हांगकांग के हैंगसेंग को छोड़कर आज सभी एशियाई बाजार नुकसान में रहे। हैंगसेंग में 1.1% का उछाल आया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी में 0.9% और जापान के निकेई में 0.6% की गिरावट रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम 0.5% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में चंद्र नव वर्ष के अवकाश के कारण कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो आज नुकसान के साथ नीचे कारोबार कर रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.3% गिरा और जर्मनी के डेक्स में 0.7% की गिरावट रही। फ्रांस का कैक बिना किसी उतार चढ़ाव के कारोबार कर रहा था। The Dow hit an all-time high yesterday, while the S&P 500 and the Nasdaq retreated slightly from record levels as investors bet on more fiscal aid to lift the world's biggest economy, that is the US, from a coronavirus-driven slump. The Dow Jones Industrial Average added 0.2%, the S&P 500 slipped 0.1%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.3%. Mr. Bhattacharya, the Dow hit an all-time high yesterday, and but if we see it in comparison with the Asian markets fell after seeing record highs earlier in the week. How do you see this mixed trend? Well, I think the Dow is responding to estimates and projections of a sharp surge in the U.S. economic growth numbers.
There are estimates that are expected to show a sharp increase in the U.S. growth numbers, and Dow is reflecting that optimism. And at the same time, after the advent of the Biden administration, there is greater stability in policy making towards the management of the COVID and the vaccine rollout. There has been a sharp rise in vaccination. It has almost come close to 50 million vaccination in the U.S. in a very short time. Plus the kind of the regimen that has been enforced to manage the COVID fallout with the $1.9 trillion extra money being pumped into the system. So there is an element of positivity in the U.S. economy, and I think Dow is reflecting that, and which is also the reason why the U.S. dollar has got stronger, as a result of which other currencies have actually got weaker after many days where the US dollar was weakening and the other currencies were getting stronger in comparison. So I think that's the optimism in the US market is what is right now fueling the rise in the American stock market. और एशियाई शेयर बाजारों की बात कर रहे हैं भट्टाचार्य जी, तो एक दो दिन पहले रिकॉर्ड हाई पर थे एशियाई शेयर बाजार, लेकिन अब जो है गिरावट का रुख वहां देखा जा रहा है। तो केवल क्या इसकी वजह बॉन्ड यील्ड बढ़ना है अमेरिका में, या कोई और भी कारक आप देखते हैं? जरूर, एक तो आपने जैसे कहा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से जो मॉनेटरी एनवायरनमेंट में जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, उसके लिए दूसरी बात ये भी आपको देखना पड़ेगा कि एशियाई मार्केट काफी आगे बढ़ गए थे, और इस वक्त हम थोड़ा बहुत जिसे हम मुनाफा वसूली कहेंगे वो भी चल रहा है। जैसे भारतीय शेयर मार्केट में भी मैं समझता हूँ कि मुनाफा वसूली का दौर चला हुआ है, पर जो एसेंशियल जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स जो हैं, जो इकोनॉमी में जो पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं एशियन इकोनॉमी में, वो अभी भी बरकरार है। पर इस वक्त आपको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना जो एक बहुत बड़ा एक एशिया का एक शेयर है मार्केट में, वो उसमें न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी बहुत ठप है, उससे भी उसका भी एक इन्फ्लुएंस आ रहा है। ऑन द होल कोई नेगेटिव शॉक्स में इस वक्त नहीं देख रहा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, और ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है इस वक्त। Mr. Bhattacharya, coming back to the domestic market, of course, the results, October-December quarter results of various companies have affected the stock market. If we look at a particular sector, especially the FMCG sector, it has shown a very healthy growth in this quarter on the back of strong double-digit growth in rural India and recovery in cities. So are we looking at those green shoots of economy that has been talked about for a while now, coming back into the Indian economy? Well, it's a very interesting development that is happening if you look at the corporate earnings numbers very closely for the third quarter. What you are seeing is a remarkable and a very significant divergence between the top line growth and the bottom line growth. If you look at the top 3,000 companies which have declared their results so far for the third quarter, you will see that the top line growth, which is the sales growth, is something around 3 or 4%. But whereas if you look at the bottom line growth, that has grown up almost by 70%. Now clearly, because of the cost reductions, the squeeze on wages, and the advantage that the corporate sector derived out of lower raw material prices have actually helped boost the bottom line of the profitability of the Indian companies. Now, so if you are asking me whether there are green shoots of recovery, corporate sector recovery, of course it is there. But if you are looking at the economy, you will have to see the top line, which is the sales. And the sales are growing only less than single digit. It's a low single digits. 4% growth is no sign for hope in terms of long-term recovery. So therefore, what you have to see is you have to hold your horses and wait what happens in the next coming quarter, whether the top line growth is coming closer to
the bottom line growth. And when that happens, when the bottom line growth cannot be sustained at 70% growth, so they have to naturally come down to maybe 40-50% growth. And if the top line growth, which is the sales growth, which is the demand in the economy, that goes up, then only you can say that you have seen some green shoots of recovery. Till that time, I would say that the sales growth also comes to the double digit at least. You will see long-term demand potential is yet to be nowhere near realization. So that is something which is a cause for concern, and we have to see in the fourth quarter how the Indian corporate sector responds to it. But right now, because the profits are growing, the stock market is buoyant, and everybody is bullish. But if you look at closely at the corporate sector results, you do see those signs of worries, because demand sustenance is a very important element in long-term sustainability of growth. And moving on to the oil prices. The oil prices today fell as the U.S. oil production has plunged by 1/3 amid an unprecedented cold blast which has affected well operations across the central USA. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $64.30 per barrel, while WTI crude prices were around $60.70 per barrel. Mr. Bhattacharya, of course, a cause for worry, and especially, all over the world and also for India, because we have a very big basket of oil import is very, very vast. So with the kind of weather conditions that are there in the US and the self-imposed cuts in production by Saudi Arabia and OPEC countries, I would say it's a temporary setback. Because the winter months, demand naturally goes up, and it has coincided with a kind of a cutback in production. So therefore, the prices have moved up. $64 in Brent crude is not good news for India, not only for the Indian economy, but the cost of raw material, which is almost 70 to 80% of our total oil imports, of our oil demand is met through imports. So it will act as a kind of a pressure point. Also, the government finances may come under pressure, because there will be increasing demand on the government to roll back some of the excise duty increases that were effected last year, April, May. So therefore, we have to closely watch in which direction the crude oil prices are moving in the next few weeks. और कच्चे तेल के बाद अब बात अंतर्राष्ट्रीय सराफा बाजारों की और साथ साथ घरेलू सराफा बाजारों की भी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज कमजोरी के रुख के बीच घरेलू सराफा बाजारों में भी सोने की कीमतों में गिरावट रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा ₹280 कम होकर 46,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी भी ₹460 टूटकर 68,900 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,786.50 और चांदी मामूली कमजोरी के साथ $27.20 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। भट्टाचार्य जी, 56,000 के स्तर के पार जब सोना पहुंच गया था, और अब भाव गिरते गिरते, सोने के दाम गिरते गिरते 46,000 47,000 के आसपास आ गए। ये गिरावट कहां तक जाते देखते हैं आप? देखिए, आमतौर में हमने जब देखा है कि जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो निवेशकों का पैसा सोने से निकलकर स्टॉक मार्केट में जाता है। तो मेरे हिसाब से एक तरफ का तो एक जो ग्लोबल डिमांड फॉर गोल्ड इसलिए बढ़ा था क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफी मंदी थी। अब स्टॉक मार्केट में उछाल आया है और मैं समझता हूं कि वो पैसे वापस स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और सोने की जो एक स्पेकुलेटिव प्रेशर था, दाम 46 से 40 से बढ़कर 56 तक पहुंच गया था, वो नीचे आ रहा है। मैं समझता हूं कि इसी लेवल में ये शायद रहेगा, और इसी तरह से जब तक स्टॉक मार्केट की डिमांड कम न हो तब तक सोने की दाम में उछाल आने की कोई उम्मीद मैं नहीं देख पाई। भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। Prime Minister Narendra Modi stresses on the need to create world-class made-in-India products for the world. Benchmark domestic stocks fall amid negative global cues. Sensex closes at 51,704. Nifty settles at 15,209, and Brent prices rise to trade beyond $64 per barrel as U.S. production plunges by 1/3. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.